संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा हुआ। जेंडर बेस्ड जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की वजह से बढ़ रहे हैं। एजुकेशन बढ़ने के बावजूद भी क्राइम बढ़ रहे हैं। सिर्फ कैंडल मार्च करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि हमने विरोध किया। मोब मार्च मासिस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारें अपने सुविधा के अनुसार अपना कार्य करती हैं। कभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। पॉलिटिक्स इज ओनली द पॉलिटिक्स। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कहा जा रहा है कि भारत में अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र स्थापित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह की खबरें आती हैं शायद ये बात सच भी हो सकती है या फिर कम से कम लग तो ऐसा ही रहा है। इसी प्रोग्राम में एज अ स्पीकर ज्वाइन किया था प्रोफेसर चंद्रकांता जी ने। मैम से ही बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या ये विचारधारा इतनी मजबूत हो गई है कि इसको अनडिक्लेयर्ड तरीके से ही स्थापित माना जा रहा है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। मैम, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग एक विचारधारा हो जाए जिसके ऑफिशियली पेपर पे आने से पहले ही उसके बारे में डिबेट होने लगे, उसको समाज का एक खतरा माना जा रहा है। और जिस तरह की खबरें हमें रोज़ाना सुनने को मिल रही हैं, दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, क्या इस बात को स्थापित मान लिया जाए कि एक हिंदू राष्ट्र में इस वक्त हम जी रहे हैं? आपका प्रश्न पूछने से पहले मेरा एक सिंपल सा प्रश्न जरूर। मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं और एक मीडिया कर्मी हैं और मीडिया एक फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, तो आप मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से मिलते ही होंगे। आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि क्या किसी राष्ट्र क्या होता है ये समझना, राष्ट्र की मानसिकता क्या होती है वो समझना, और राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले लोग क्या हैं, वो क्या व्यवहारिकता करते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र, आप देखिए कि आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो। मैंने ऐसा सीखा है कि यदि कोई चीज़ों को आप जितना नज़रअंदाज कर दोगे वो कमज़ोर होती चली जाएंगी। नेग्लेक्ट करना होता है ना, सामने वाला कमजोर हो जाता है। पर आप उसको उठा रहे हो, इसका मतलब आप वही तो चाहते हैं। वही तो चाहते हैं कि आपके डिस्कशन का डिस्कोर्स वो तैयार कर दें, जो भी यदि आप जिनको भी कर पाएंगे। तो ये डिस्कोर्स तैयार अगर आपके मानसिकता में चल रहा है और आप एज ए दलित एक्टिविस्ट आप इसको ले रहे हैं कि हो गया अनडिक्लेयर्ड, हो गया कैसे हो, कुछ नहीं हो गया और कुछ नहीं हो सकता। कि हर चीज़ जो होगी वो पार्लियामेंट में होगी, संविधान के अंतर्गत होगी। आप मान लोगे तो हो जाएगी और आप नहीं मानोगे व्यवहारिकता में तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा हुआ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू एक मानसिकता, एक विचार, एक संस्कृति, एक सभ्यता जो हमारे इतिहास को जो देखते हैं, आप ऐतिहासिक किताबें भी पढ़ते हैं तो वो हमारा इतिहास बताता है। तो हमारी संस्कृति, कल्चर, हर परिवार का अपना कल्चर अलग होता है। ठीक है, तो हम जिस परिवेश में रहते हैं वैसा संस्कार कल्चर हम बनाने लगते हैं। हमारे दलितों में भी बहुत, जैसे बलि प्रथा, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में चलती आ रही थी। समय आया, हमें समझ में, हमने उसमें परिवर्तन किया। हमें लगा कि ये गलत है। हिंसा और अहिंसा को समझना होगा कि किसकी हिंसा करनी, किसके साथ अहिंसा करनी है। जीव के साथ भी उतना ही प्रेम पूर्वक रहना है। तो हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से जब तक नहीं हो जाए तो मैं नहीं कह सकती कि डिक्लेयर्ड है। मेरे लिए डिक्लेरेशन, मेरे लिए ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब संवैधानिक संरचना में तो हिंदू राष्ट्र जो भी कुछ है ना वो पार्लियामेंट में ही होगा। अगर जिस दिन होगा पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में यदि सबकी स्वीकृति, पार्लियामेंट में कौन है? दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है केंद्र में होने के बाद भी राज्य के अंतर्गत स्वीकृति होना, तब जाके वो लॉ राज्य में लागू होता है, नहीं तो केंद्र में हो ही जाए। ठीक है, तो वो हो सकता है क्या, ये समझने वाली बात है। क्या उस राज्य के अंदर आप मेरे जैसे लोग हैं, जितनी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होगी उतना ही मुश्किल होगा। दैट्स ट्रू, वो नहीं हो पाएगा। जब तक सेंट्रलाइज हो जाएगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखा जाए कि संवैधानिक संरचना में तो इस तरीके की किसी भी राज्य की या राष्ट्र की जगह नहीं है जिसका एक धर्म हो, एक जाति हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुले तौर पर जब प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास पर जाते हैं, जब उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं, जब हम निर्धारित तौर पे देखते हैं कि जब फाइटर जेट्स आते हैं तो उनकी पूजा की जाती है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, और जब हम देखते हैं कि
समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। एनसीआरबी का डेटा लगातार बता रहा है कि महिलाओं के साथ जेंडर बेस्ड क्राइम बढ़ रहे हैं और अलग अलग वर्गों के साथ जातीयत आधारित क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता तो है ना। ये लग रहा है कि ये जेंडर बेस्ड जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की वजह से बढ़ रहे हैं, या पहले मतलब जो क्राइम थे महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो बढ़ और घट, वो तो निरंतरता में जो मानसिकता बढ़ रही है उसके कारण बढ़ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन बढ़ने के बावजूद भी क्राइम बढ़ रहे हैं। आप समझे, युवा और ज़्यादा अवेयर होने के बावजूद भी क्राइम कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह पे 200 लोग कैंडल मार्च कर ले जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, सिर्फ कैंडल मार्च करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि हमने विरोध किया। मैंने अभी वहाँ पर भी बोला मोब, मार्च, मासिस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यदि संख्या में ज़्यादा है तो उस घटना के विरोध को इतना बड़ा कर दीजिए कि वो दूसरा विरोध होना मतलब असंभव हो जाए। निर्भया वाला केस को आप जानते हैं कि इतना सब हुआ तो कानून आया, ये हुआ वो हुआ, पर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन क्या हुआ? क्या रेप केसेस कम हो गए? नहीं हुए। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई, उसके अंदर वो है वो मतलब चीज़ें करप्शन कम हुआ? वो नहीं हुआ, सब एजिटेट चल रहा है। तब तो ये वर्तमान सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी। तो ये सरकारों को मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकारें अपने सुविधा के अनुसार अपना कार्य करती हैं। कभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। जो पावर में बैठेगा तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करता ही है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मतलब अपनी विचारधारा को स्प्रेड करने वाला। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कम्स विद देयर ओन आइडियोलॉजी, पर आई बिलीव देयर इज़ अ एंड ऑफ आइडियोलॉजी। पॉलिटिक्स की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। पॉलिटिक्स इज़ ओनली द पॉलिटिक्स। यू अंडरस्टैंड, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, अब सिंपली अगर वो लोग आप ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अपीजमेंट तो होता है ना। ठीक है, आपके इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करता है ना। इम्पीचमेंट हो रहा है तो इन्फ्लुएंस पर डिपेंड कर रहा है ना। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम दैट इज फाइन, इज ओके। आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, दैट इज निगलेक्ट। जो मैंने कहा ना कि किसी को नज़रअंदाज करना उसके अस्तित्व को खत्म करने जैसा होता है। नजरअंदाज कर देना एक ज्यादा आशावादी हम नहीं हो जाते हैं नजरअंदाज कर देने में, उस स्थिति में जहां पर जातियां देखकर आपके साथ भेदभाव होता है। बिल्कुल, घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर, सब्जियां बेचने तक पर, अगर हम उन चीजों को भी नजरअंदाज करेंगे जो कि आपने गलत ले लिया। नहीं, मैं उस आइडियोलॉजी को नजरअंदाज करने की बात कर रहा हूँ और उसी आइडियोलॉजी से निकल के जातिवाद आता है। मैं एक्सट्रीमनेस को नज़रअंदाज करने की बात कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल अति भाव को नज़रअंदाज करने की बात कर रही हूँ। मैं ये थॉट को नज़रअंदाज की बात नहीं कर रही हूँ। आप बुद्धिजीवी हो, सोचने समझने की क्षमता है, तो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसका आपकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका वोट देने से तक ख़त्म नहीं हो जाता। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका पूरे 5 साल रहना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए। आप अपने विचार को जहाँ तहाँ कह सकते हैं, अपने युवाओं को सचेत कर सकते हैं, आगे जाके न्यू वोटर वो क्रिएट होने वाले वो सही समझ रख पाएँ और अपना वोट सही जगह पे दें और गलत जगह पे इन्फ्लुएंस ना हो, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मैं लूँगा। हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एक संगठन है आरएसएस। वो कभी भी संविधान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्होंने 50 साल तक तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया था। उनका फिलहाल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि वे प्रधानमंत्री तक को उन पे तंज कस देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स तक, मतलब सरकार के प्रतिनिधि भी उनके ऑफिस में जाके बैठते हैं। अभी भी वीडियो सामने आया था। एक ऐसे संस्थान का सरकार में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा नहीं दिखता है? पॉलिटिकल पार्टी, पहली बात समझिए, पॉलिटिकल पार्टी का कहाँ जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, ठीक है। तो हर एक संगठन अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, ठीक है। तो जहाँ पर आप बीजेपी को कहेंगे तो बीजेपी की जो मतलब आइडियोलॉजिकल जो संगठन है वो आरएसएस है, दैट्स आप जो सभी करें। उसी तरीके से आप कहेंगे बीएसपी की जो मतलब जो सामाजिक संगठन है वो वाम सेफ है, यू नो। कांग्रेस का हो गया वो सेवा दल, इन ऑल लाइक दैट, अभी वो नहीं हुआ। तो और या फिर आप लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ही संगठनों का उतना ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। हाँ। जो पावर में होता है उसकी प्रेजेंस हो जाती है। जो उससे पहले आपको 2014 से पहले इतनी प्रेजेंस कहाँ दिख रही थी, बता दो?
नहीं RSS का था, नहीं नहीं influence नहीं तो नहीं था। नहीं नहीं था। अबे मतलब मैं कंट्रडिक्शन वाला है, आप मुझे निकाल के दिखाइए। वो तो निरंतर अपना काम इंटरनली कर रहे थे, पर इतना पावरफुल इंटरवेंशन तो नहीं था। मैं वो बात कर रही हूँ। मानसिकता वाले लोग तो सरकारों में तब भी थे, तब तो नहीं कर रहे थे। अब रही बात, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की कि कहते हैं कि वो मंदिर बनता है तो वो पूजा में जाते हैं। व्यक्तिगत तरीके से व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव भी है, सेकुलर भी है, लेकिन वो इनवाइटी भी है और कर भी रहा है। अगर उस विषय में काम मिलेगा, उसकी मानसिकता क्लियर है तो वो जाएगा ही, वो जाएगी। आप ऐसे विरोध के, अब अगर राहुल गांधी जाते हैं तो मतलब पूजा करते हैं तो वो मतलब सेकुलर दिखते हैं कि भाई उनको तो कहीं नहीं जाने जनेऊ पहनना, क्या ही जरूरत पड़ी है जनेऊ पहनने की, क्या ही टी शर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाने की क्या ही जरूरत पड़ी है, ठीक है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को कहें, वो भी हनुमान जी का वो लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या ही, तो यू आर फाइंडिंग यहाँ तक कि जो BSP बाम से की मानसिकता, हमारे माननीय काशीराम जी के माध्यम से जो चीज़ शुरू हुई, किस मानसिकता, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हुए जो चीज़ें चली, उन्होंने को कहते हैं बहुजन सुखाए बहुजन हिताए वाली बात आ गई। तो फिर कैसे अगर सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए वाली बात आ गई, जहाँ बहुजन के लिए खड़ी हुई पार्टी। हमें कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आप भी अच्छी तरह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिजर्वेशन SC को है, लेकिन जनरल व्यक्ति SC की सीट पर नहीं लड़ सकता है, लेकिन SC व्यक्ति जनरल की सीट पर लड़ सकता है। आपके अंदर ताकत थी, आपने जनरल की सीट पर SC को क्यों नहीं लड़ाया? आप क्यों नहीं लड़ाते किसी SC व्यक्ति को? सिर्फ आप उतनी ही सीटें SC वाली सीटों पर SC को सीट टिकट देते हो, जनरल की सीट पे क्यों नहीं किसी SC और पढ़े लिखे व्यक्ति को आपने सीट दी? किसी पंडित की जरूरत या किसी और की जरूरत क्यों पड़ जाती है? तो जब आप जातिवादी और आप अपने मानसिकता का प्रचार करोगे तो दूसरा करता है तो बुरा क्यों लगता है? वेल सेड, थैंक यू सो मच। जैसे मैम ने कहा भी था अपनी स्पीच में, वी अग्री टू डिसएग्री। कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, बट इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।